एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, आज मैं इस वीडियो के बारे में इसके बारे में जानकारी दूंगी। यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो अंदर की दीवार होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये हर महीने एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है बढ़ती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है और मेंसेस आ जाता है। पर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये लाइनिंग और थिक हो जाती है और एम्ब्रियो को ये फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। पर कभी कभी क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन में अगर यूट्रस की लाइनिंग अंदर की दीवार जो होती है वो बाहर की तरफ अगर पनपने लग जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। जैसे कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है यूट्रस के बाहर मिलने लग जाए। अब बाहर कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो ओवरी में मिल सकती है, फिलोपियन ट्यूब में मिल सकती है, वो एब्डोमिनल वॉल में मिल सकती है, कई बार वो ब्लैडर वॉल में मिल सकती है, और कई बार वो जो है रेक्टम वॉल में मिल सकती है, मतलब पेशाब की थैली में भी पाई जा सकती है, और कई बार वो आंतों में भी मिल सकती है। तो जब लाइनिंग बाहर की तरफ हो जाती है तो नॉर्मल जो लाइनिंग होती है हर महीने जैसे वो मोटी होती है, और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ब्लीडिंग होके वो पतली हो जाती है। बट अगर ऐसी लाइनिंग अगर यूट्रस के बाहर मिलती है, जैसे कि ओवरीज में मिल गई या ट्यूब्स में मिल गई, तो वो लाइनिंग तो मोटी हो जाएगी बिकॉज उसमें भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है। पर बिकॉज वो उसको शेड होने का कोई जरिया नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और वो एक तरह से बेसिकली अगर ओवरी में हो जाती है तो वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बना लेती है। नॉर्मल पहले ब्लड इकट्ठा होता है, फिर ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होकर वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और बिल्कुल वो चॉकलेटी अपीयरेंस का हो जाता है। इसलिए ओवरी में जब हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है या चॉकलेट सिस्ट है, उसका ये मतलब होता है कि जो ओवरी के अंदर में एक सिस्ट बन गई है जिसमें कि चॉकलेट कलर का ब्लड है, और वो ब्लड जो होता है वो ऑल्टर्ड ब्लड होता है, इसलिए उसका नाम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रख दिया गया है या चॉकलेट सिस्ट रख दिया गया है। बेसिकली वो चॉकलेट नहीं है, बट बिकॉज उसका कलर चॉकलेट जैसा है इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। तो ये जो है इसके सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है कि पेनफुल मेंसेस। पेनफुल मेंसेस इसलिए होता है क्योंकि जैसे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है ओवरी में या ट्यूब्स में, तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में उसको चिपका लेता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे एडेशंस बन जाते हैं, ओवरीज ट्यूब आपस में चिपक जाती है, कई बार वो बच्चेदानी से चिपक जाती है, कई बार वो आगे पेशाब की थैली में भी चिपक जाते हैं, और एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट होने की वजह से कई बार वो पीछे रेक्टम में भी चिपक जाते हैं। इसकी वजह से जो पीरियड्स आते हैं वो काफ़ी पेनफुल भी आ सकते हैं पेशेंट को। किसी किसी कंडीशन में वो हैवी मेंसेस पीरियड्स भी आते हैं, और ये सेकेंड सिम्टम हो सकता है कि हैवी पीरियड्स आ रहे हैं। और कई बार अगर एंडोमेट्रियोसिस पेशाब की थैली में हो जाता है तो प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि बार बार यूरिनेशन होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, ये भी हो सकता है एक सिम्टम। और कभी कभी हिमेचूरिया भी आ सकता है, यूरिन में मतलब ब्लड का आना। इसके अलावा अगर कभी कभी रेक्टम में अगर एंडोमेट्रियोसिस फैल जाता है तो कभी कभी वो रेक्टल नोड्यूल बना लेता है, और इसकी वजह से पेशेंट को पॉटी करने में भी तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस शुरुआत की होती है तो उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, कई बार वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि पेशेंट किसी और रीजन से अल्ट्रासाउंड कराने गया और उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिल गई जो कि 2 या 3 सेंटीमीटर की हो, और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। कई बार पेशेंट को कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, तो कंसीव नहीं होता, और जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि भाई उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बना हुआ है। तो इस तरह से इनएबिलिटी टू कंसीव भी कभी कभी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और कभी कभी हमें जो इसकी डायग्नोसिस बनती है वो बाय हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। जैसे कि पेशेंट अगर प्रेजेंट करे कि काफ़ी पेनफुल मिक्चुरेशन है, काफ़ी पेनफुल डेफिकेशन है, या पेनफुल पीरियड्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कई बार बिकॉज ऑफ एडेशंस इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट इंटरकोर्स में पेशेंट को बहुत पेन होता है तो पेशेंट अवॉइड करता है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल फाइंडिंग, हिस्ट्री टेकिंग, एंड उसके अलावा जो इमेजिंग मोडालिटी है वो हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर पाते हैं। कभी कभी हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिल जाती है,
कभी कभी एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं, और क्या कभी कभी जो होता है कि हमें एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ जाती है प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाने के लिए। अब डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या है। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिस्ट का साइज छोटा है 2-3 सेंटीमीटर की, तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उनको पीरियड्स आ रहे हैं या हैवी ब्लीडिंग है और ओवरी में बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोमा है विच इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर, तो ऐसी कंडीशन में फिर उनका ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस होते हैं। मेडिकल ऑप्शन जो होता है उसमें हम जो है पेशेंट को जो पीरियड्स हैं उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं, हेमोस्टेटिक एजेंट्स दे सकते हैं जो कि उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करे, जैसे कि ट्रांएग्जामिक एसिड। और इसके अलावा भी हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं जो कि पेशेंट के जो पेन को और ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग को रिलीव कर सकते हैं। पर ये सारे जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कभी कभी जो होता है पेशेंट को सिर्फ सिम्टम रिलीफ होगा। अगर बड़ी सी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो आजकल जो नए ड्रग्स हैं जैसे कि डायनोजेस्ट है, ये सब का भी यूज़ करा जाता है, बट बहुत ज़्यादा इस मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। मोस्टली ऐसे केसेस में अगर सिस्ट इज बिग इन साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर तो उनका मेडिकल मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं होता, सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ता है। सर्जरी में हम लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। लेप्रोस्कोपी जो होता है उससे बेसिकली क्या हम जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है उसको निकाल सकते हैं, और अगर पेशेंट की एज कम है 40 से लेस है तो सिस्ट ही निकाला जाता है। कभी कभी पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, एज मोर देन 40 है, तो कई बार ओवरी, उस साइड की ओवरी भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें कभी कभी एंडोमेट्रियोटिक पैचेस मिलते हैं पेरिटोनियम में या फिर ब्लैडर में या फिर रेक्टम में, तो उसको बेसिकली कॉटरी से जला भी दिया जाता है ताकि वो दोबारा उसमें और ग्रोथ ना हो। इसके अलावा अगर नोड्यूल है तो पूरा प्रॉपर रेक्टल शेविंग और नोड्यूल एक्सीजन करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ जलाने से काम नहीं चलता। वो पेशेंट को उनका पेन और पेनफुल डेफिकेशन ये सब सिम्टम में तभी रिलीफ मिलेगा जब वो पूरा नोड्यूल जो बना हुआ है उसको निकाला जाए। तो ये तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ, और ये तभी करना है जब पेशेंट का जो सिस्ट का साइज बड़ा हो या पेशेंट को अगर सिम्टोमेटिक हो और कंसीव नहीं कर पाए तो लेप्रोस्कोपी करके इसको किया जा सकता है। अब नेक्स्ट होता है कि पेशेंट के क्या रिस्क फैक्टर है कि एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो कुछ कुछ पेशेंट्स में ये जेनेटिक होता है कि अगर मदर को है, सिस्टर को है, तो पेशेंट को डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में होता ये है कि पीरियड जो आते हैं उसमें ब्लड बाहर तो निकलता है, कई बार वो ट्यूब के रास्ते से एब्डोमिनल कैविटी में भी ब्लीडिंग अंदर थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, पर नॉर्मल बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर एंडोमेट्रियोसिस जैसे जिन पेशेंट्स को टेंडेंसी होती है वो बॉडी उस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो ब्लड जो है वो बॉडी में रह जाता है, और उसकी वजह से वो आपस के आसपास के स्ट्रक्चर से चिपकने लग जाता है और वहीं वो ग्रो होने लग जाता है, वो लाइनिंग वहाँ पर ग्रो होने लग जाती है और एक प्रॉपर एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल या स्पॉट्स या फिर ओवरी में अगर ग्रो होने लग जाए तो ओवेरियन सिस्ट बना देता है, एंडोमेट्रियोमा बना देता है। तो ये तो रिस्क फैक्टर हो गए। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ओवरवेट है तो वेट रिड्यूस करना चाहिए, और डाइट प्रॉपर लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर स्मोकिंग और कैफीन इंटेक ये कम से कम रखना चाहिए। और इसके अलावा जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियोसिस को कम रखने में या इसको ठीक करने में, तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। अगर पेशेंट फैमिली कंप्लीट है और वो और बच्चे नहीं चाहता तो उन केसेस में हम इनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड अगर डाउट है तो आप मेरे चैनल में मैसेज बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।